गाइस वेलकम टू वीडियो नंबर 3 जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप ऑफ कंपनीज। इससे पहले 2 वीडियो जा चुके हैं प्लस सिलेबस एंड वेटेज का डिस्कशन जा चुका है। चैनल पे आप लोग वीडियो में देख सकते हो, वीडियो सेक्शन में या तो प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो। अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिल जाती है, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए इसमें कवर करते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपनी लॉ के। यह है गारंटी सीरीज जिसमें आप लोगों का एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। देखिए कंपनी लॉ एकदम स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। तो जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वही क्वेश्चंस आपसे बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। हम लोग इसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस को पूरी तरह से कवर करेंगे, तो आपका जो पूरा पेपर है इन्हीं वीडियो में से बनने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी। व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी, एक्सप्लेन द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द प्राइवेट कंपनी। देखिए प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन दी हुई है कंपनीज एक्ट में वो दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 68 में। defines private company as a company having minimum paid up share capital as may be prescribed by इस article of association। प्राइवेट कंपनी की 3 खास बातें होती हैं। क्या होती है? एल आर पी। एल क्या होता है? लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। मतलब प्राइवेट कंपनी में 200 या उससे कम ही मेंबर हो सकते, 200 से ऊपर मेंबर्स नहीं हो सकते। आर और पी, ठीक है। आर आर मतलब रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते। उसके बाद पी हो जाता है आप लोग का प्रोहिबिट्स द कंपनी टू इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज। मतलब अब प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक के पास नहीं जा सकती। मतलब पब्लिक मतलब आपके और मेरे पास नहीं जा सकती है ये कह के कि हमारे सिक्योरिटीज आप लोग ले लो। मतलब हम अपने सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट करने के लिए पब्लिक के पास ये नहीं जा सकती, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हाउ एवर इफ 2 और मोर पर्सन होल्ड शेयर्स इन द जॉइंट नेम दे आर रिगार्डेड एज सिंगल मेंबर्स। मतलब कोई भी शेयर जिसमें 2 लोगों ने ले लिया है, एक ही शेयर में दो दो शेयर होल्डर्स के नाम है, तो उनको एक काउंट किया जाएगा, 2 नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द प्राइवेट कंपनी की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए आपको मिनिमम दो लोग चाहिए होते हैं। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। 2 लोग होने चाहिए, 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू प्रॉस्पेक्टस। क्यों? क्योंकि आप लोग पब्लिक के पास तो जा ही नहीं रहे हो अपने सिक्योरिटीज़ को क्या नाम है ऑफर करने। पब्लिक को आप बोल नहीं रहे हो कि आप हमारे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करो। तो जब आपको सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए पब्लिक के पास जा ही नहीं रहे हो तो आप प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करोगे? पॉइंट नंबर डी, कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन डज नॉट अप्लाई टू इट। पॉइंट नंबर ई, ओनली 2 मेंबर्स कंस्टिट्यूट द कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये वाला हम लोग पार्ट कोरम और कितने लोग चाहिए होते हैं मिनिमम एक मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए एज अ कोरम प्रेजेंट होने के लिए, ये हम लोग मीटिंग्स वाले चैप्टर में देखेंगे। पॉइंट नंबर एफ, रूल्स रिगार्डिंग द ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन डज नॉट अप्लाई टू सच कंपनीज। मतलब ये कि मैनेजर्स को आप लोग कितनी भी सैलरी दे सकते हो, इसमें कोई भी रूल नहीं है कि आप इतनी ही परसेंटेज दे सकते हो, लेकिन पब्लिक कंपनीज में ये रूल है। पॉइंट नंबर जी, इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर। इसमें आपको ऑडिटर को रोटेट नहीं करना पड़ता, मतलब कि चेंज नहीं करना पड़ता। इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करना होता। उसके बाद आ जाता है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द सर्टेन प्रोविजंस और रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू द डायरेक्टर। फॉर एग्जांपल ऑल द डायरेक्टर कैन बी परमानेंट लाइफ डायरेक्टर्स एंड इट कैन बी इट मे बाय इट्स आर्टिकल प्रोवाइड स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोग का कंपनी और प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती है कंपनी और पार्टनरशिप में, इनमें डिफरेंस। देखिए ये वाला जो पार्ट है मैंने आपको पहले भी बताया है डिफरेंस को किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, कॉलम बनाना है, इसी तरीके से प्रेजेंट करना है। सबसे पहले आ जाएगा बेसिस, कंपनी और पार्टनरशिप। मोड ऑफ क्रिएशन, कंपनी को किस तरीके से बनाते हो? बाई इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट मतलब कि बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब कि इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। लेकिन जो पार्टनरशिप होती है वो एग्रीमेंट से बनती है। लीगल स्टेच्यू, लीगल लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील। ये होते फीचर्स ऑफ द कंपनी जो हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 में देखी थी। अगर आपने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पे लीगल स्टेट क्या होता है? फर्म्स एंड पार्टनर्स होते हैं। लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी के केस में, लेकिन पार्टनरशिप के केस में अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है। अथॉरिटी क्या है? डिवोर्स बिटवीन द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। और यहाँ पर को हो जाता है राइट टू शेयर मैनेजमेंट, कॉमन ओनरशिप ऑफ द मैनेजमेंट एंड म्यूचुअल एजेंसी, इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी के शेयर जो होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, प्राइवेट कंपनी के नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑर्डिनरी लो राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय अ पार्टनर, मतलब कि लिमिटेड राइट्स होते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकता है, हमने अभी पढ़ा। लेकिन पब्लिक कंपनी में
मिनिमम 2 मेंबर्स मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, और पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं अनलिमिटेड। लेकिन पार्टनरशिप में आपके मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम आपके कितने हो सकते हैं 100 मेंबर्स। रिसोर्सेज की बात करें, लार्ज एंड अनलिमिटेड रिसोर्स स्पेशल इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी एज फंड कैन बी रेज्ड फ्रॉम पब्लिक। और पार्टनरशिप में बात करें, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं डिपेंडेंट ऑन पार्टनर फॉर पर्सनल रिसोर्सेज। अब बात कर लेते हैं पब्लिक कंपनी। इतना सुन लिया हमने, पब्लिक कंपनी होती क्या है। डिफाइन अ पब्लिक कंपनी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम प्राइवेट कंपनी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये तो बहुत ही सिंपल है, मतलब पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। दूसरा कंडीशन आप लोग का, हैज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 lakhs और हायर एज में भी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब कहाँ होता है, जो हमें, ठीक है। हैज़ 7 और मोर मेंबर्स, मिनिमम 7 मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम तो इनमें अनलिमिटेड हो सकते हैं। द कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटीज़। अगर पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं तो इसमें हम लोग को प्रोस्पेक्टस भी इशू करना पड़ेगा, तो इस पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। द कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी even when such subsidiary company constitute a private company by its article। ठीक है, अगर वो अपने आर्टिकल के थ्रू वो पब्लिक प्राइवेट कंपनी भी है, लेकिन वो क्या कहते हैं पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट की जाएगी, डीम पब्लिक कंपनी हो जाती है वो। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी, इन दोनों में डिस्टिंक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7 हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में नो लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 200। इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में 7 चाहिए होते हैं, और पब्लिक कंपनी में 3 चाहिए होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 चाहिए होते हैं। ठीक है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था मेंबर्स और डायरेक्टर्स में। द पब्लिक इन्विटेशन फॉर द कैपिटल, अब पब्लिक कंपनी जो रहती है, इट इज़ फ्री टू इनवाइट पब्लिक टू बाई सिक्योरिटीज एंड डिवेंचर्स, लेकिन प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू बाई सिक्योरिटीज एंड डिवेंचर्स। उसके बाद आ जाता है प्रोस्पेक्टस। अगर आप पब्लिक से पैसा रेज कर रहे हो तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना ही पड़ेगा अलॉटमेंट से पहले, ठीक है, इशू करने से पहले। लेकिन प्राइवेट कंपनी में आप लिमिटेड लोगों को शेयर्स इशू करते हो, जिसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं, तो उसके लिए आप लोग प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी में शेयर्स जो होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट होते हैं उस पर रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफ़र होता है। एंड ऑफ द वर्ल्ड, जब आपकी पब्लिक कंपनी होती है तो आपके नेम के आगे पब्लिक कंपनी लिखा रहना चाहिए, या तो फिर मतलब लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड लिखा रहना चाहिए, या तो फिर लिमिटेड लिखा रहना चाहिए। जैसे कि आप किसी भी कंपनी को देखते हैं ना, जैसे मैंने कह दिया कि द कॉमर्स सेक्शन लिमिटेड, तो मेरी कंपनी हो जाती है पब्लिक लिमिटेड। द कॉमर्स सेक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मतलब मेरी कंपनी हो जाएगी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन की बात करें तो जो पब्लिक कंपनी होती है, इट शैल नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 11% मैक्सिमम आप पब्लिक कंपनी में दे सकते हो, लेकिन प्राइवेट कंपनी में आप चाहे जितना दे सकते हो, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। कोरम की बात करें, कोरम मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट होने चाहिए टू कंडक्ट अ वैलिड मीटिंग। ठीक है, ये हम लोग मीटिंग्स वाले चैप्टर में देखेंगे। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें अगर 1000 से कम मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स को पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1000 से 5000 मेंबर्स है तो 15 लोगों को पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा, और 5000 से ज़्यादा 30 मेंबर्स शुड बी पर्सनली प्रेजेंट टू कंडक्ट अ वैलिड मीटिंग। ठीक है, कोरम की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। लेकिन प्राइवेट कंपनी में 2 लोग अगर रहें तो भी वो कोरम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू कन्वर्ट प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा। सबसे पहले, स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। सबसे पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कहाँ पे पास करना पड़ेगा, द स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ टू बी पास टू ऑल्टर द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि आर्टिकल्स में आपको प्राइवेट कंपनी लिखा हुआ है, आप एसआर पास करने के बाद आर्टिकल्स को चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद मतलब ये कि रिस्ट्रिक्शन जो रहती है सेक्शन 2 क्लॉज 68 वाली, LRP मतलब लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स 200, आर मतलब रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पी मतलब प्रोहिबिट्स द इन्विटेशन ऑफ पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज़। ये तीनों जो लिमिटेशन होती है उसको हटाने के लिए आप एसआर पास करोगे। इसके बाद कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन एंड ऑल्टर आर्टिकल्स 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को आरओसी के पास सबमिट करना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स। इफ़ द नंबर ऑफ मेंबर इज़ लेस देन 7,
इट मस्ट बी रेज टू मिनिमम 7। मतलब ये कि अगर आप प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो तो प्राइवेट में तो 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, पब्लिक में 7 चाहिए होता है मिनिमम। अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो मिनिमम 7 मेंबर्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप कन्वर्ट कर सकते हो। और यही चीज़ डायरेक्टर्स के केस में भी है। इफ़ द नंबर ऑफ डायरेक्टर इज लेस देन 3 इट मस्ट बी रेज टू मिनिमम 3। डिलीटिंग द वर्ड प्राइवेट फ्रॉम द कंपनी। अगर मेरे कंपनी का नाम है द कॉमर्स सेक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मैं पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरी कंपनी का नाम हो जाएगा द कॉमर्स सेक्शन लिमिटेड। तो मैं प्राइवेट जो वर्ड है उसको डिलीट करूँगा। उसके बाद इसी का उल्टा देख लेते हैं। स्टेट द प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग पब्लिक लिमिटेड इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब इसका प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल उल्टा नहीं होता, थोड़ा अलग होता है बिल्कुल एक जैसा ही। प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग पब्लिक लिमिटेड टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सबसे पहले आपको क्या पास करना पड़ता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या पास करना पड़ता है? एलआरपी जो मैंने आपको बताया ना ऊपर, इसको इंक्लूड करने के लिए। फिर कॉपी ऑफ एसआर 30 डेज़ के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को आपको फाइल करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे चाहिए होते हैं गवर्नमेंट अप्रूवल। पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। गवर्नमेंट की अप्रूवल मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से आपको अप्रूवल चाहिए होती है। उसके बाद फाइलिंग ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल एंड द गवर्नमेंट अप्रूवल। फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट अप्रूवल आ जाएगा तो आपके पास रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ऑल्टर्ड आर्टिकल और गवर्नमेंट अप्रूवल दोनों को फाइल करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 15 डेज़ के अंदर। उसके बाद आप अपने नेम के आगे, जैसे मेरा नाम है TCS द कॉमर्स सेक्शन लिमिटेड, तो वो चेंज होकर हो जाएगा द कॉमर्स सेक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं रिडक्शन ऑफ मेंबरशिप। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, तो उनको रिस्ट्रिक्ट करके उनको कम करके 200 या उससे कम लेके आना पड़ेगा अगर प्राइवेट कंपनी में आपको कन्वर्ट करना है तो, क्योंकि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि मैं 200 से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग 1 पर्सन कंपनी। कंपनीज एक्ट क्लासिफाइज 1 पर्सन कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी। 1 पर्सन कंपनी को प्राइवेट कंपनी की तरह ट्रीट किया जाता है फॉर ऑल द लीगल पर्पजेज विथ ओनली 1 मेंबर। देयरफॉर ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू द प्राइवेट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल टू OPC अनलेस एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड इन द एक्ट। अगर आपने एक्ट में एक्सप्रेसली लिख दिया है कि ये वाले प्रोविजन 1 पर्सन कंपनी पर नहीं लगेंगे तो वो कंपनी पर नहीं लगेंगे। ठीक है, द वर्ड 1 पर्सन कंपनी शेल बी मैंशनड below below the name of the company wherever the name is affixed or used or engraved। सेलियंट फीचर्स क्या होते हैं? इसके फीचर्स क्या होते हैं? 1 पर्सन कंपनी के प्राइवेट कंपनी की तरह ट्रीट किया जाता है। दूसरा, सिंगल मेंबर होता है। 1 पर्सन ऑफ कंपनी, नाम से ही पता लग रहा है एक मेंबर होता है। उसके बाद नॉमिनी आपको फाइल करना पड़ता है। द सोल मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैज़ टू मेंटेन अ नॉमिनी वाइल रजिस्टरिंग द कंपनी। इसका कोई नो परपेचुअल सक्सेशन, जबकि हमने कंपनी के फीचर्स में पढ़ा था कि परपेचुअल सक्सेशन होता है। मतलब ये कि अगर उसके डायरेक्टर्स या जो कंपनी को चला रहे हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं, हट जाते हैं, या क्या कहते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो कंपनी बंद नहीं होती। कंपनी साल दर साल चलती रहती है, नए लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो कंपनी को चलाते हैं। लेकिन 1 पर्सन कंपनी के केस में अगर वो पर्सन की डेथ हो जाती है तो कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। Since there is only 1 member in the OPC, his death will result in the nominee choosing or rejecting to become the sole member. This does not happen with the other company as they follow the concept of perpetual succession. Minimum 1 डायरेक्टर होना चाहिए, नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। उसके बाद नेम ऑफ द कंपनी में आपको 1 पर्सन कंपनी मेंशन करना पड़ता है। एग्जाम्पशन या एडवांटेजेस की बात करें 1 पर्सन कंपनी की, दे डू नॉट हैव टू कंडक्ट एनुअल जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर से नहीं है तो आप एनुअल जनरल मीटिंग की क्यों कंडक्ट करोगे? दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में 1 पर्सन कंपनी को एग्जाम्पशन दी गई है। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू साइन एनुअल रिपोर्ट। डायरेक्टर कैन ऑल्सो साइन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। प्रोविजन रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डू नॉट अप्लाई। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती, एक ही तो पर्सन है, कितना ही चीज़ अपॉइंट करोगे। सेवरल प्रोविजंस रिलेटेड टू द मीटिंग एंड द कोरम डू नॉट अप्लाई एंड इट डज नॉट हैव टू पे रेम्यूनरेशन। की बात करते हैं, व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी। देखिए, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट। डिफाइंस स्मॉल कंपनी एज अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी एंड हैज़, पहला, द पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल्स टू 4 करोड़ और एनी सच अमाउंट एज स्पेसिफाइड नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़। ठीक है, उसके बाद टर्नओवर होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 40 करोड़ बट अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। ये जो है ये आपके लिए अमेंडमेंट आया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर लेना। स्मॉल कंपनी बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी डज नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग। पहला, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, a company registered under Section 8 of the Companies Act and a body corporate or a company governed by any special act। इनके ऊपर स्मॉल कंपनी का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये स्मॉल कंपनी नहीं बना सकते। व्हाट इज़ अ प्रोड्यूसर कंपनी?
प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है? एक्सप्लेन द प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कंपनी। अब प्रोड्यूसर कंपनी इज बेसिकली अ बॉडी कॉर्पोरेट। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है? बॉडी कॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड शेल कैरी ऑन और रिलेटेड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये वाली एक्टिविटीज़ अगर कर रही हैं नीचे दी हुई, तो इनको प्रोड्यूसर कंपनी की तरह रजिस्टर करना पड़ेगा। पहला हो जाता है प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, कूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। रेंडरिंग ऑफ टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसको रीड कर लीजिएगा, बताने लायक कुछ भी नहीं है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एक्सेट्रा एंड प्रमोटिंग म्यूचुअल असिस्टेंस, वेलफेयर स्कीम्स and welfare measures, financial services, insurance of producers and their primary produce। फीचर्स ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी को देखें। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए होता है? 10। नो लिमिट एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें कितने ही मेंबर्स हो सकते हैं। फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी की तरह फॉर्म करते हो। द यूज़ ऑफ वर्ड प्राइवेट एज पार्ट ऑफ नेम इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब अगर प्रोड्यूसर कंपनी है तो उसको अपने नाम के आगे प्राइवेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन जब नॉर्मल प्राइवेट कंपनी होता है उसको लगाना पड़ता है, इसको लिए एग्जामेशन दी हुई है। इस शेयर्स आर नॉट अलाउड टू बी पब्लिकली ट्रेडेड, इसके शेयर्स जो हैं वो आपको किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हुए नहीं मिलेंगे पब्लिकली। द नेम मस्ट एंड विद द प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो भी नाम रहता है, जैसे मेरी कंपनी अगर मैंने खोल दी तो उसका नाम होगा द कंपनी सेक्शन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। उसके बाद हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 5 होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 15। इसके बाद शॉर्ट नोट हो जाएगा आपका होल्डिंग ए सब्सिडरी कंपनी में। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अ कंपनी सेड टू बी होल्डिंग कंपनी इफ द पर्टिकुलर कंपनी होल्ड्स एट लीस्ट 50% ऑफ अदर कंपनी एंड हैज़ द अथॉरिटी टू मेक मैनेजमेंट डिसीजंस, इन्फ्लुएंस द कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। एक कंपनी जो एटलीस्ट 50% होल्ड कर रही है दूसरी कंपनी में, तो जिस कंपनी ने होल्ड किया है वो हो जाती है होल्डिंग कंपनी, जिस कंपनी के अंदर होल्ड किया वो हो जाती है सब्सिडरी कंपनी। और होल्डिंग कंपनी जो रहती है वो मैनेजमेंट के डिसीजन भी लेती है और डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी करती है, इन्फ्लुएंस भी करती है। ठीक है। द सब्सिडरी कंपनी इज द कंपनी दैट इज कंट्रोल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी और द पेरेंट कंपनी। इट इज डिफाइंड as the company or the body corporate where the holding company can control the composition of board of directors। होल्डिंग कंपनी जो होती है वो सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ या तो मैक्सिमम या तो सारे डायरेक्टर्स को वो अपॉइंट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकती है। ठीक है। इफ़ अ होल्डिंग कंपनी उस 100% स्टॉक्स ऑफ द कंपनी, मतलब ये कि मिनिमम तो 50% होल्ड करना पड़ेगा उसको एक कंपनी के अंदर, तब वो होल्डिंग कंपनी बनेगी। लेकिन उन्होंने 100% अगर होल्ड कर लिया तो ये कंपनी तो होल्डिंग कंपनी बनी रहेगी, लेकिन जो दूसरी सब्सिडरी कंपनी होती है उसका नाम बदल के कह देंगे होली ओन्ड सब्सिडरी। देन द अदर कंपनी विल बी नोन एज द होल्डी ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। नोट ऑन गवर्नमेंट कंपनी। देखिए गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? अ गवर्नमेंट कंपनी इज द वन विच not less than 50% of the shares are held by, 51% of the shares are held by either सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड किया हो या स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड किया हो या जॉइंटली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने होल्ड किया हो। और स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत सारी है स्टेट्स, तो एक से एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी और वन या मोर जितने भी स्टेट्स हैं अगर वो भी मिलकर होल्ड करते तो भी सो गवर्नमेंट कंपनी कही जाएगी। मिनिमम 51% होना चाहिए, मतलब 51% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। Furthermore, the subsidiary of the government company is also called a government company। ठीक है। उसके बाद आ जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन। सेक्शन 8 में दिया हुआ है, द कंपनी एक्ट परमिट्स और अलाउज द रजिस्ट्रेशन अंडर लाइसेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनपीओ अगर आपको बनाना है तो आपका लाइसेंस कहाँ से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से आएगा। ठीक है। However, the generally the it is formed for the promotion of art, commerce, science, religion, charity or any other objective। It intends to or use all its profit, जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो अपने प्रमोशन के लिए करते हैं, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होता है इन लोगों का उसको प्रमोट करने पे लगाते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, इट डज नॉट अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी प्रॉफिट एज डिविडेंड अमंग्स मेंबर। मतलब ये कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती या कोई भी प्रॉफिट का शेयर नहीं दे सकती। सच एन एसोसिएशन इज नॉट इवन अलाउड टू कॉल इटसेल्फ अ क्लब, एसोसिएशन, ट्रस्ट, चैम्बर, सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट सेल्फ अ कंपनी। मतलब ये कि अपने आप को ये क्लब या एसोसिएशन या ट्रस्ट या चैम्बर नहीं कह सकते। प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीओ, सच कंपनी शेल एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड बी सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, अ फर्म मे बी मेंबर ऑफ सच कंपनी।
The license is granted by the central government on such condition as the and subject to such regulation as it may think fit. उसके बाद हो जाएगा, it is not necessary for the company to use the word limited or the word of use private limited or public limited as part of the name. ठीक है, and such company shall not alter the provisions of the memorandum of association in respect of the object except for private approval of the सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब ये कि इनका जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें ये लोग अपडेट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते जब तक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिल जाती चेंज करने के लिए. द लाइसेंस ऑफ द लाइसेंस कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब जिस पर्पज़ के लिए बनी है, जो आपका आर्टिकल्स में आप लोगों का ऑब्जेक्ट क्लॉज है, अब अगर ऐसा काम कर रहे हो जो ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में है या ऑब्जेक्ट से बाहर का है, तो आपका लाइसेंस जो है वो रिवोक हो सकता है. द कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज इन द केस ऑफ अदर कंपनीज. इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग लीगल एसोसिएशन की. No company, association, or partnership containing more than 50% shall be formed for the purpose of carrying on a business for its object. मतलब ये कि आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव से 50% से ज़्यादा लोगों का एक एसोसिएशन नहीं बना सकते. उससे कम में बना सकते हो लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो किसी गेन के लिए और बाय द एसोसिएशन पार्टनरशिप और बाय इंडिविजुअल मेंबर देयर ऑफ अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनीज एक्ट. ठीक है, अगर आपको 50 से ज़्यादा का ऐसा कोई क्या नाम है ग्रुप बनाना है, एसोसिएशन बनाना है जो कि इसका प्रॉफिट मोटिव हो या गेन, उस एसोसिएशन से गेन कमाने का मोटिव हो, तो आपको कंपनी के तरह कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करना ही पड़ेगा. सेक्शन 464 डज नॉट अप्लाई. मतलब ये कि लीगल एसोसिएशन का जो केस है वो किस पे अप्लाई नहीं होता. ये अप्लाई नहीं होता आपका हिंदू जॉइंट फैमिली में, उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंजेस एंड चिट फंड, इन पर अप्लाई नहीं होता. ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लीगल एसोसिएशन. अगर आपने लीगल एसोसिएशन बना ली है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होगा. मतलब ये कि आपकी जो एसोसिएशन है वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, किसी को सू नहीं कर सकती, ना तो बाहर का कोई पर्सन आपको सू कर सकता है, एंड कैन नॉट बी बाउंड अप अंडर द कंपनीज एक्ट. इसका मतलब ये कि अगर क्योंकि जब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगा तो इनकॉर्पोरेशन होगा. जब आपने इनकॉर्पोरेशन ही नहीं करवाया, आपने रजिस्टर ही नहीं करवाया, तो आप कंपनी लॉ के अंदर बंद कैसे करवा सकते हो. मतलब ये कि अगर कोई क्रेडिटर ने इनको पैसा दिया है तो अगर ये पैसा वापस नहीं करेंगे तो ये क्रेडिटर कंपनी के अगेंस्ट, मतलब इस लीगल एसोसिएशन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है, अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की इसमें. सब्सिक्वेंट रजिस्टर ऑफ द लीगल एसोसिएशन डज नॉट वैलिडेट द पास्ट एक्ट. मतलब ये कि अगर आपने कोई इलीगल काम कर लिया उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो पीछे जो आपने इलीगल काम किया वो क्या नाम है लेजिट नहीं हो जाता. ठीक है, वो इलीगल का इलीगल ही रहेगा. इलीगैलिटी ऑफ द इलीगल एसोसिएशन कैन नॉट बी क्योर्ड बाय सब्सिक्वेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स. मतलब ये कि 50 से ज़्यादा आपने मेंबर्स के साथ पहले प्रॉफिट मोटिव के साथ बिजनेस कर लिया, उसके बाद आपने मेंबर्स रिड्यूस करके 50 से कम लेके आ गए. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं अभी 50 से कम है तो आपका जो बिजनेस किया हुआ है वो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो वो इलीगल ही रहेगा. द प्रॉफिट मेड और अर्न बाय द इलीगल एसोसिएशन इज लायबल टू द टैक्स. जितना भी प्रॉफिट आपने अर्न किया है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा. एसोसिएट कंपनी क्या होता है, बेसिकली मैं इसको सिंपल सिंपल समझा देता हूँ. ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है सी. ठीक है, ए और बी में मान लेते हैं कि 50% या उससे ज़्यादा अगर होल्ड कर रखा है तो ए हो जाता है होल्डिंग कंपनी, बी हो जाता है सब्सिडरी कंपनी. ये तो आपको मालूम है. इसको मैं अभी रेस कर देता हूँ. यहाँ पे हो गई ए, यहाँ हो गई सी. अगर ए ने सी के अंदर 20% या उससे ज़्यादा कर रखा है लेकिन 50% तक कर रखा है, क्योंकि 50% से ज़्यादा होगा तो वो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन आ जाएगा. तो अगर 20% या 50% तक ज़्यादा है तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, एसोसिएट कंपनी का. मतलब ये कि a company in which the other company have the significant influence but does it is not subsidiary company of the subsidiary company having such influence, and it includes a joint venture company. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है, कंट्रोल्स एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर. और जॉइंट वेंचर क्या होता है, मीन्स अ जॉइंट एग्रीमेंट वेयर बाय द पार्टीज हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट and have the right to the net assets of the agreement. A company shall be treated or taken as associate and not a subsidiary if it holds 20% और 20% से ज़्यादा और 50% से कम होना चाहिए. निधि कंपनी की बात करें तो निधि कंपनी means a company which has been incorporated as Nidhi under the object of cultivating the profit, thrift, saving among its member, receiving the deposit from the members, members से पैसा लेना और members को पैसा देना ज़रूरत के टाइम पे, for the mutual benefit, and which complies with the rules as prescribed by the central government or any class of companies. इसके बाद बात कर लेते हैं
निधि कंपनीज के डिफरेंट नेम्स होते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। इनके नाम के आगे परमानेंट फंड, बेनिफिट फंड, म्यूचुअल बेनिफिट फंड या म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी लिखा रहता है। निधि कंपनीज आर नॉट मच कंपेयर टू ऑर्गेनाइज बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत लार्ज स्केल पर ऑपरेट करता है, निधि कंपनी बहुत ही छोटे में, मतलब कि किसी गांव में भी आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं। लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, एक दूसरे के जानने पहचानने वाले मेंबर्स होते हैं। ठीक है। इट कम्स अंडर एनबीएफसी। ये प्योर बैंकिंग सेक्टर में नहीं आता, ये होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी। RBI has empowered to issue directions to them in the matter related to the deposit acceptance or activities. RBI has exempted the notified nidhis from the core provisions of the RBI Act and other direction applicable to NBFCs. चलिए ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, हम लोगों का तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चौथा वाले का मैं वीडियो भी शूट कर लेता हूँ, उसके बाद अप्लाई बोल रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए। 3 वीडियोस जो मैंने अपलोड कर दिया वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ उनको देख लेना। और यही वाली वीडियो जो है वो चैप्टर वाइज सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, शाम तक आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।